कानपुर के छगन सेठ नगर के बड़े व्यापारी थे और नगर में उनका अच्छा नाम भी था। उनके परिवार में पत्नी वसुधा और पुत्र चंद्रशेखर था। एक दिन छगन सेठ पत्नी वसुधा से, सुनती हो, कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना, कुछ जरूरी काम से दूसरे नगर को जाना है। दूसरे नगर जाना है? अचानक से क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है? सब ठीक है, बस कुछ जरूरी काम है जिसे निपटाना होगा। वसुधा सुबह जल्दी उठकर छगन सेठ के जाने की पूरी तैयारी कर देती है और साथ ही उनके खाने पीने का इंतजाम भी कर देती है। देर रात छगन सेठ दूसरे नगर से वापस आते हैं। बहुत देर हो गई आपको, कहाँ रह गए थे? अब इस समय कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं है, मैं कल सुबह बात करूंगा। मैं भोजन लगा देती हूँ, आप हाथ पैर धोकर आ जाइए। नहीं, भोजन करने का दिल नहीं है, मैं बस सोने जा रहा हूँ। और वो सोने चले जाते हैं। वसुधा अपने मन में ही विचार करती है, क्या बात है, आज से पहले तो बिना भोजन किए कभी नहीं सोए, शायद ज्यादा थक गए हैं। चलो कोई बात नहीं, सुबह बात करूंगी। दूसरे दिन सुबह सुबह छगन सेठ के घर पर एक व्यक्ति आता है। सेठ जी, मुझे अपनी पुत्री के विवाह के लिए जो है कुछ सामान चाहिए था। हाँ हाँ जरूर, दुकान पर आकर ले जाओ। क्या क्या चाहिए तुम्हें? नहीं सेठ जी, दुकान पर तो मैं आ जाऊंगा, परंतु मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ जो मैं दुकान पर नहीं कह सकता। बड़ी मुश्किल से पुत्री का अच्छे घर में विवाह संबंध जुड़ा है। बाकी सब इंतजाम तो हो गया है, परंतु आपकी दुकान से जो सामान मुझे लेना है उसके लिए मेरे पास उतना धन नहीं होगा। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? सेठ जी, मैं आपसे बस इतना अनुरोध करने आया हूँ कि अभी आप मुझे सामान दे दीजिए और मैं जो है धीरे धीरे करके आपका सारा पैसा आपको लौटा दूंगा। छगन सेठ कुछ देर विचार करते हैं और फिर एक पर्चा लिखते हुए बोलते हैं, ठीक है, तुम दुकान पर आकर सारा सामान ले जाओ और नौकर को बोलना कि तुमने पैसा मुझे दे दिया। ये पर्चा उसे देना। व्यक्ति खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। नहीं, कल आप बिना भोजन किए सो गए थे, इसलिए मैंने आपसे ऐसे पूछा। हाँ, कुछ नहीं, थोड़ा थक गया था बस। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? तुम्हारी बात का बुरा मानूंगा? ऐसा भला हो सकता है? बोलो, क्या कहना चाहती हो? आप यदि इसी तरह लोगों को उधार और बिना पैसों के सामान देते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? हमारे घर में भी औलाद है, कल को ऐसा ना हो कि आज जो स्थिति हम लोगों की देखते हैं, कल को वो स्थिति हमारी हो जाए। कह तो तुम सही रही हो, परंतु क्या करता? तुमने उस पिता की मजबूर आंखों को नहीं देखा। मुझसे पर्चा लेने के पहले तक उसकी आंखों में अपनी बेटी के विवाह की कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ गहरी चिंता दिख रही थी। परंतु मेरा पर्चा हाथ में मिलते ही उसकी आंखों में पुत्री के विवाह की जो चमक थी और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, वो देखकर मैं तृप्त हो गया। मुझे पता है आप किसी का कष्ट नहीं देख सकते, परंतु लोग आपसे इस नेकदिली का फायदा उठाते हैं। देखो वसुधा, जिसकी किस्मत में जो है उसे वो जरूर मिलेगा, मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। वसुधा कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि वो जानती है कि छगन सेठ किसी को भी कष्ट में नहीं देख सकते। बस उसे फिक्र इस बात की रहती है कि लोगों ने उसके पति के इस व्यवहार का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। समय बीता और एक दिन, वसुधा, मुझे बड़े व्यापारियों ने आज दुकान के लिए माल देने से मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया उन्होंने?
क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ महीनों से मुझे जो सामान दुकान के लिए दिया था, मैं उसके पूरे पैसे उन्हें वापस नहीं कर सका। ऐसा क्यों हुआ? मैं क्या करूं? नगर में लोगों ने मुझसे बहुत सारा सामान उधार पर ले रखा है। जब मुझे ही आगे से पैसे नहीं मिल रहे तो मैं व्यापारियों को कहां से पैसे दूंगा? वसुधा बहुत ही शांत स्वभाव की स्त्री थी। उसने बड़ी गंभीरता के साथ कहा, मैं आपसे इसीलिए ही मना किया करती थी क्योंकि कुछ लोग तो सच में जरूरतमंद थे जो आपसे उधार पर सामान लेते थे, पर कुछ लोग आपके इस व्यवहार का फायदा उठा रहे थे। तुम सही थी वसुधा, मैं ही लोगों को और तुम्हारी बातों को समझ नहीं सका। मुझे क्षमा कर दो। आपको मुझसे क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब तो समय का खेल है। छगन सेठ को व्यापार में बहुत नुकसान सहना पड़ा और उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। चिंता के कारण छगन सेठ बीमार पड़ गए और कुछ महीनों में ही उनकी मृत्यु हो गई। थोड़ी बहुत जो जायदाद थी उसे बेचकर वसुधा ने कर्ज चुकाया। जीने के लिए कोई रास्ता न था तो वसुधा लोगों के घरों में काम करने लगी। वसुधा चंद्रशेखर को पढ़ा लिखा कर उसे योग्य बनाना चाहती थी। अब चंद्रशेखर कुछ बड़ा हो गया तो उसे माँ का दूसरों के घर में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन, माँ, मुझे तुम्हारा दूसरों के घर जाकर काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? यदि मैं दूसरों के घर जाकर काम न करूंगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ कि मुझे तुम्हारा इस तरह लोगों के घर में जाकर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम जल्द से जल्द इस काम को छोड़ दो माँ। वो माँ से झगड़ा कर गुस्से में घर के बाहर चला जाता है। पिता नहीं रहे, इज्जत से जीवन बिताने के लिए धन नहीं रहा। हर बात पर वो माँ से नाराज होने लगा और हर समय सोच में डूबा रहता। हमारे पास धन नहीं होने की वजह से ही माँ को दूसरों के घरों में जाकर काम करना पड़ता है। यदि मुझे माँ का लोगों के घर में जाकर काम करना बंद करना है तो उसके लिए मुझे धनवान बनने का रास्ता ढूंढना होगा, जिससे मैं तुरंत धनवान बन जाऊं और बिना किसी कमी के अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करूं। चंद्रशेखर तुरंत धनवान बनने के रास्ते ढूंढने लग गया। एक दिन चंद्रशेखर अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहा था। चंद्रशेखर का दोस्त रोहन कुछ दिनों पहले ही शहर से वापस आया था। रोहन अपने दोस्तों से, तुम लोगों को पता है शहर में लोगों की जिंदगी कितनी अच्छी होती है? उनके पास मनोरंजन के कितने साधन होते हैं। मनोरंजन के साधन? मनोरंजन के कौन से साधन होते हैं भाई? क्या वो भी हमारी तरह गिल्ली डंडा खेलते हैं? सब दोस्त हंसने लगते हैं। नहीं नहीं, उनके पास अपना समय व्यतीत करने के लिए बहुत कुछ है। वहाँ लोगों के घरों में बड़े बड़े डब्बे हैं जिनमें सिनेमा आता है। डब्बे में सिनेमा? भला ये कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है, मैंने खुद देखा है। मेरे चाचा जी के घर में था और वे लोग उसे टीवी कहते हैं। एक बटन दबाओ और उसमें सिनेमा आने लगता है। अच्छा, ये तो बड़ा कमाल है। और क्या देखा तुमने वहाँ? हाँ, और क्या देखा? शहरों में लोगों को हमारी तरह जादू देखने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। वहाँ तो हमेशा कहीं ना कहीं मेला लगा ही रहता है। और तुम सबको पता है, मैंने एक कमाल का खेल भी देखा। क्या मेले में कोई नया खेल दिखाया जादूगर ने? कौन सा खेल? नहीं, जादूगर ने नहीं, टीवी में दिखा रहा था। एक व्यक्ति आया, उसने लोहे और पीतल की कुछ चीज ली और कुछ मंत्र बोला। फिर एक पत्थर धातु पर घिसा और तुम्हें पता है, वो सारी धातु की चीज देखते ही देखते सोने में परिवर्तित हो गई। ये सब बकवास होता है, हाथ की सफाई है सब। नहीं भाई, मेरे चाचा जी बता रहे थे कि ये सच होता है और इसे पारस विद्या कहते हैं। परंतु ये विद्या जोगी, बैरागी, सन्यासी जैसे लोग ही जानते हैं। ये बात चंद्रशेखर के मन में बैठ गई और उसने फैसला किया कि जैसे भी हो वो इस विद्या को सीखेगा और देखते ही देखते धनवान बन जाएगा।
वो हमेशा इसी को लेकर सोच में पड़ा रहता। गांव में कोई भी जोगी, बैरागी या सन्यासी आता तो चंद्रशेखर उसके पीछे पीछे घूमता रहता। बहुत से बैरागी, सन्यासी गांव में आए, पर उन सब ने साफ साफ कह दिया कि वो इस विद्या को नहीं जानते। एक दिन एक योगी गांव में आया और हमेशा की तरह चंद्रशेखर उसके पीछे पीछे घूमने लगा और उससे कहने लगा कि उसे पारस विद्या सीखनी है। बेटा, मैंने सब कुछ त्याग दिया है और मुझे सोने चांदी की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे पीछे पीछे आना बंद करो। दूसरी बात, ऐसी कोई विद्या नहीं होती है। तुम इतने छोटे बच्चे होकर ऐसी बातों के बारे में सोचते हो। तुम्हें तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यदि आपको इस विद्या के बारे में नहीं पता तो साफ साफ कह दीजिए, मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रशेखर के मन में कोई बदलाव न आया। उसकी माँ भी समझ नहीं पा रही थी कि कैसे ये भूत चंद्रशेखर पर सवार हो गया। एक रात को वसुधा ने चंद्रशेखर से कहा, तुम कल पाठशाला क्यों नहीं गए? चंद्रशेखर चुप रहा। माँ ने ये सवाल दोहराया, चंद्रशेखर तुम कल पाठशाला क्यों नहीं गए? नाराज होकर चंद्रशेखर बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। बेचारी वसुधा को अपने बेटे के इस व्यवहार से बहुत दुख हुआ, पर जब भी वो कोई बात कहती तो चंद्रशेखर बिना कोई जवाब दिए गुस्से में बाहर निकल जाया करता। चंद्रशेखर इधर उधर भटकता रहा और गांव के पुराने मंदिर में जाकर बैठ गया। आधी रात के वक्त उसे किसी की आवाज सुनाई दी। ओम हाइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय फट स्वाहा। ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय फट स्वाहा। ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय फट स्वाहा। ये आवाज तो मंदिर के अंदर से आ रही है। लगता है कोई वहाँ मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। चलकर देखता हूँ। वो उठकर मंदिर के अंदर गया ओम हाइम ह्रीम। तो उसने देखा कि एक साधु वहाँ मंदिर में था। वो मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। चंद्रशेखर धीरे धीरे उसके पास गया और उसे देखने लगा। तभी साधु ने चंद्रशेखर की तरफ देखा और कहा, तुम चंद्र हो ना? चंद्रशेखर अपना नाम एक अनजान आदमी से सुनकर हैरान रह गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। साधु ने दोबारा कहा, तुम चंद्रशेखर हो कि नहीं? स्वर्गवासी छगन सेठ के बेटे। और तुम्हारी माता का नाम वसुधा है? जी आपने सही कहा, परंतु आप मुझे कैसे जानते? मेरा नाम, मेरे पिता का नाम और मेरी माता का नाम भी जानते? हम सब कुछ जानते हैं। परंतु कैसे? क्या आप हमारे गांव के हैं? नहीं नहीं, ये सब तो हमारे ज्ञान और साधना का फल है। फिर चंद्रशेखर के आश्चर्य की सीमा न रही। इसके पहले उसने सब साधुओं से जैसा पूछा था उसी तरह का सवाल इस साधु से भी पूछा। क्या आपको पारस विद्या मालूम है? साधु ने हाँ में सिर हिला दिया। चंद्रशेखर बहुत ही खुश हो गया। उसने साधु से विनती की, मैं बहुत समय से इस विद्या को सीखना चाहता हूँ, परंतु मुझे कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा था जिसे ये विद्या आती हो। साधु महाराज, आप मुझे ये विद्या सिखा दीजिए ना। मैं आपके साथ आऊंगा। कृपया आप मुझे ये विद्या सिखाइए। पुत्र चंद्रशेखर, पारस विद्या का अर्थ है पारस नामक एक पत्थर की शिला। उसके स्पर्श करने से कोई भी धातु सोने में बदल जाती है। ये बड़ी ही रहस्यमयी विद्या है। ये विद्या तुम्हें सिखाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु ये बोलते बोलते साधु रुक गया। किंतु क्या स्वामी जी? आप रुक क्यों गए? बताइए ना। इस विद्या को सीखने के लिए बहुत मेहनत
और एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इस विद्या को सीखने के लिए मुझे क्या करना होगा? कृपया बताइए। विद्या को सीखने के लिए मन को एकाग्र करना होगा, अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। उसके लिए खूब पढ़ो, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। जो भी अच्छा मौका तुम्हारे हाथ में आए उसका सही इस्तेमाल करो। अपने को दूसरों की तुलना में कभी कम मत समझो। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए हर पल मेहनत कर रही है, उसकी सहायता करो। इस विद्या को साधने के लिए तुम्हें न जाने कितने उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए अपने शरीर को दृढ़ बनाओ। जब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम इस विद्या को सीखने के लिए योग्य हो गए हो, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और पारस विद्या सिखाऊंगा। ये कहकर वो साधु चले गए। चंद्रशेखर खुद से बोला, आज से मैं वो सब कुछ करूंगा जो मुझे साधु महाराज जी ने करने को कहा है, क्योंकि मुझे हर हाल में पारस विद्या सीखनी है। चंद्रशेखर घर वापस गया और सुबह होते ही पाठशाला जाने को तैयार हो गया। बेटे में आए इस परिवर्तन से वसुधा बहुत खुश हो गई। पहले तो चंद्रशेखर को ऐसा करने में बहुत ही तकलीफ महसूस हुई, पर धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। अब उसका पूरा ध्यान पढ़ने पर ही केंद्रित रहता था। क्या बोलते हो चंद्रशेखर? आज स्कूल के बाद नदी किनारे ताश पत्ती खेलने चलेगा? अरे गोलू, क्या बात कर रहा है? मुझे पढ़ाई करनी है। अगले महीने से परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारी करनी है। अबे बहुत अधिक पढ़ाकू बन रहा है। अब तुमने ही तो हमें ताश पत्ती खेलना सिखाया और अब खुद ही सियाना बन रहा है। दोस्त, मैं तो कहता हूँ तू भी ताश पत्ती खेलना छोड़ और पढ़ाई में ध्यान दे। और मेरा लक्ष्य केवल गुरुजी की बात मानना है। अध्यापक उसकी तारीफ करने लगे। मेहनत और मन की शक्ति से उसका आत्मविश्वास दृढ़ होता गया। अब वो खुश दिखने लगा। अरे वाह, चंद्रशेखर इस बार कक्षा में पहले स्थान पर आया है। बहुत बढ़िया चंद्रशेखर, ऐसे ही मेहनत करो, खूब तरक्की मिलेगी। हाँ गुरुजी, मैं खूब मेहनत करूंगा और माँ का नाम रोशन करूंगा, जिससे वो दूसरों के घरों में काम नहीं करेंगी। मैं खूब धन अर्जित करूंगा गुरुजी। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि एक दिन वो साधु चंद्रशेखर के घर पर आए। प्रणाम साधु महाराज। चंद्रशेखर, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पारस विद्या सिखाऊंगा। अब मुझे पारस विद्या सीखने में कोई रुचि नहीं है साधु महाराज। ओह, अब तक तो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु अब तुम आने से इनकार क्यों करते हो? ऐसे कैसे चलेगा? क्षमा कीजिए साधु महाराज, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। बेटा चंद्रशेखर, पढ़ाई की विद्या के लिए अब तुम में श्रद्धा काफी बढ़ गई है, आत्मविश्वास बढ़ गया है। इसी कारण से तुम पारस विद्या को सीखने से इनकार कर रहे हो। मैं भी यही चाहता था कि तुम में ऐसा ही परिवर्तन आए। विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं होता। अपनी ही ताकत से साधे जाने वाले कर्म का ही मूल्य बड़ा होता है। मनुष्य के अंदर ही पारस छुपा है। मेहनत और एकाग्रता से ही सारे कार्य किए जा सकते हैं, और यही वो पारस विद्या है जिसे मैं जानता हूं। आपकी बात अब मैं समझ चुका हूँ साधु महाराज, इसीलिए आपके साथ आने के लिए मना कर रहा हूँ। बेटे चंद्रशेखर, असल में मैं तुम्हारे पिता का एक पुराना मित्र हूँ। जब वो जीवित थे तो उन्होंने मेरी बहुत अधिक सहायता की थी, जिसके लिए मैं आज भी उनका आभारी हूँ। मैं 2 साल से तुम्हें देख रहा हूँ
और तुम्हें सही रास्ते पर लाना मेरी जिम्मेदारी थी। इसीलिए मैंने साधु का वेश बनाया। ये कहते हुए साधु अपनी नकली दाढ़ी मूंछ उतार देता है और अपना असली रूप दिखाता है। चंद्रशेखर हैरानी से देखता रह गया। तभी वसुधा वहां पर आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे लिए जो किया वो हम कभी नहीं भूलेंगे। माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, परंतु अब मैं समझ गया हूँ कि कड़ी मेहनत और अनुशासन से ही प्राप्त की गई योग्यता को असली पारस विद्या कहते हैं, जो साधारण जीवन को सोने जैसे सुखी जीवन में बदल सकती है।